हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर श्री कोचिंग। बच्चों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पहले हमारा क्लास का जो नाम था वो श्री कोचिंग क्लास था। उसको मैंने अभी चेंज कर दिया है, श्री कोचिंग क्लास का श्री कोचिंग किया है। आगे वहाँ पे मेरा नाम मेंशन किया है पूनम खड़ से, तो आप यही नाम से सर्च करो, आपको कोई इशू नहीं होगा मेरे लेक्चर्स ढूंढने में। तो चलो आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री चालू करते हैं। लेसन नंबर 8, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले चलो हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होता है। चलो, सिविल मीन्स होता है कि नॉन वायलेंस, है ना, जो नॉन वायलेंस। एंड डिसओबीडियंस, देखो यहाँ पे ओबे मीन्स होता है कोई भी चीज़ मान लेना, एंड यहाँ पे डिसओबीडियंस दिया हुआ है तो इनकार करना, इसका मीनिंग है कि इनकार करना। एंड मूवमेंट मीन्स आंदोलन। तो इन लोगों ने यहाँ पे लेसन में हम लोग को क्या पढ़ना है कि बिना वायलेंस से हम लोगों को आंदोलन करना है, किसी चीज़ को हम लोग को मानना नहीं है, इनकार करना है। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा लेक्चर 1 है। लेक्चर 1 में हमारा जितना टॉपिक्स कवर होता है हम लोग लेक्चर 1 में कंप्लीट करेंगे, और जो बच जाता है वो हम लोग लेक्चर 2 में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लाहौर में एक सेशन हुआ था, एंड वो लाहौर के सेशन में है ना, जो हमारा कंप्लीट इंडिपेंडेंस है उसका रेजोल्यूशन पास हो जाने के बाद महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब उनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये लॉन्च करना है। तो देखो उन्होंने ये उनका डिसीजन लेने के पीछे क्या रीज़न था। जैसे कि हम लोग को पता है कि ये मूवमेंट चालू होने के पहले गांधी जी ने क्या किया था कि अलग अलग डिमांड्स जो है ना वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। अब स्पेशली ये जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चालू करने का एक ही रीज़न था कि यहाँ पे ये जो ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं ना, वो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लेते थे। अब सॉल्ट ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह लगता है, कुकिंग करो, ऐसी कोई भी चीज़ अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें सॉल्ट लगता ही है, एंड हर चीज़ के लिए सॉल्ट लगता है, एंड सॉल्ट के लिए टैक्स देना ये हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए महात्मा गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि अभी हम लोगों को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉलो करना है, बिना वायलेंस से हम लोगों को इसके लिए आंदोलन करना है, ऐसा महात्मा गांधी ने सोच लिया था। तब उन्होंने क्या किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे ना अलग अलग डिमांड्स रखी थी, एंड उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड्स ये थी कि उन्होंने बोला था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लेते हैं हम लोगों से वो टैक्स कैंसिल कर दो, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। ऐसा महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे ये कंडीशन रखा था। एंड वहाँ पे जो महात्मा गांधी जी थे ना, तो ये महात्मा गांधी जी ने उनके सामने ये जो डिमांड रखा था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनका जो डिमांड है वो यहाँ पे डिजेक्टेड कर दिया था। एंड ये डिमांड रिजेक्ट होने की वजह से महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे भी डिसाइड कर लिया था कि हम लोगों को सत्याग्रह जो है वो लॉन्च करना है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाना है इस मूवमेंट को। एंड जो भी सॉल्ट के ऊपर जो भी टैक्सेस लेते हैं ना, ये पूरा सॉल्ट एक्ट जो है ना इसको ब्रेक करना है। एंड यही रीज़न था गांधी जी का जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे सॉल्ट ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये हम लोगों को पता है, एंड ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हर चीज़ को लेके, अरे ये क्या बात हुई कि सॉल्ट खाओ, सॉल्ट खाने के ऊपर भी टैक्स दो, ये पॉसिबल नहीं होता है ना हमारे लिए। इसलिए गांधी जी ने ये चीज़ सोची थी कि बिना वायलेंस के हम लोग यहाँ पे भी मूवमेंट चालू करेंगे। एंड सॉल्ट अगर ये देखा जाए तो ये हमारे फूड का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो कॉमन पीपल्स हर घर में ये चीज़ यूज़ होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिच पीपल के घर में यूज़ होता है। तो इसीलिए गांधी जी ने सोच लिया था कि अभी इस चीज़ के लिए हम लोग टैक्स नहीं देंगे, इसलिए गांधी जी ने यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह चालू कर दिया था। एंड सॉल्ट सत्याग्रह यहाँ पे चालू करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि गांधी जी ने इसके लिए ना दांडी लोकेशन को चूज़ किया था। वहाँ पे ना एक शीशोर है इन गुजरात टू बिगिन द सॉल्ट सत्याग्रह। देखो इन्होंने जो सॉल्ट सत्याग्रह जो चालू किया था वो दांडी से लेके गुजरात तक इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह चालू किया था। एंड 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने लगभग सेट डाउन आउट फ्रॉम द साबरमती आश्रम, है ना, वो साबरमती आश्रम तो आपको पता है बहुत नाम फेमस है, जहाँ पे गांधी जी का नाम आता है वहाँ पे साबरमती आश्रम का नाम आता है। तो वहाँ पे गांधी जी सत्याग्रह चालू करने के बाद यहाँ पे सेटल हो गए थे, एंड उनके साथ साथ यहाँ पे 78 फॉलोअर्स भी थे। 78 फॉलोअर्स मीन्स जो उनको फॉलो कर रहे थे सॉल्ट सत्याग्रह को लेके, लॉन्चिंग द सॉल्ट सत्याग्रह। एंड लगभग यहाँ पे ये लोगों ने 385 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो पैदल चल के कवर कर लिया था। लगभग 385 डिस्टेंस आप सोच सकते हो कि कितना होता है। यहाँ से दादर से लेके भुसावल तक का डिस्टेंस लगभग 385 तो 400 के आसपास आता है। तो इतना डिस्टेंस ये लोगों ने पैदल चल के कवर कर लिया था।
एंड गांधी जी ने क्या किया था कि गांधी जी ने स्पीच भी डिलीवर किया था विलेज में। रास्ते में जब वो जा रहे थे ना, तो जाते जाते उन्होंने वे में क्या कि स्पीच भी डिलीवर किया। एंड थ्रू द स्पीचेस उन्होंने ना लोगों से अपील की कि बिना डरे आप हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्वाइन हो जाओ, कि आपको डरने की कोई चीज़ नहीं, हम लोग है, सॉल्ट सबके लिए लगता है, आम आदमी के घर में सॉल्ट खाते हैं, तो इसके लिए हम लोग टैक्स नहीं देंगे। ये इन्होंने सत्याग्रह करते टाइम जब ये लोग पैदल चल रहे थे उस टाइम पे उन्होंने अपने स्पीच से लोगों को अपील किया था कि आप बिना डरे हमारे मूवमेंट को ज्वाइन करो। एंड गांधी जी की ये स्पीच की वजह से ना इनका जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था ये हर जगह स्प्रेड हो गया, लगभग बहुत ज़्यादा जगह ये स्प्रेड हो गया। एंड यहाँ पे एक फेवरेबल एटमोसफेयर क्रिएट हो गया। मीन्स अभी यहाँ पे ना उनके जो फॉलोअर्स है वो बढ़ गए थे। एंड फिर अगर हम लोग देखते हैं कि लगभग 5 अप्रैल को 1930 में गांधी जी है ना ये दांडी पहुँच गए। एंड उसके बाद 6 अप्रैल में है ना गांधी जी ने ये जो सॉल्ट एक्ट था ना ये यहाँ पे ब्रेक कर लिया। ऐसे हाथ में नमक उठाया, एक सी शोर के पास गए दांडी में, हाथ में नमक उठाया और बोला कि आज से हम लोग साल के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। ऐसे बोल के उन्होंने जो भी सॉल्ट एक्ट था वो यहाँ पे ब्रेक कर लिया। एंड ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है यहाँ से पूरी कंट्री में ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है चालू हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि पेशेवर सत्याग्रह। देखो पेशेवर सत्याग्रह की अभी इस वक्त पेशेवर की अगर हम लोग बात करते तो इस वक्त ये पाकिस्तान में है। उस टाइम पे यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया ऐसे अलग अलग नहीं थे, तो अभी इस टाइम पे अलग है तो ये पाकिस्तान में। तो देखते हैं हम लोग कि पेशेवर सत्याग्रह में क्या हुआ था। कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे वहाँ पे खान अब्दुल गफर खान है ना, ये क्या था, गांधी जी का एक मोस्ट लॉयल फॉलोअर था। मीन्स बहुत ज़्यादा लॉयल था, जिसको हम लोग प्रामाणिक बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा सबसे लॉयल महात्मा गांधी जी का एक फॉलोअर था। तो उनको है ना ही वॉज ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी जी, तो उनको है ना फ्रंटियर गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में या क्वेश्चंस में वगैरह पूछते हैं कि हु वॉज द फ्रंटियर गांधी जी, है ना, फ्रंटियर गांधी जी कौन है। तो आपका आंसर यहाँ पे होगा खान अब्दुल गफर खान, ये गांधी जी का फ्रंटियर ये है। तो इसको आप नोट डाउन करके रख दो। बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ही हैड फाउंडेड द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड खुदा एक खिदमतगार, ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने फाउंड किया था। एंड 23 अप्रैल 1930 में उन्होंने इन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया था पेशेवर में। एंड वहाँ पे है ना जो टाउन है ना, तो द टाउन वॉज इन द हैंड ऑफ द सत्याग्रह नियरली फॉर ए वीक। तो लगभग इन्होंने जब ये सत्याग्रह चालू किया था तब लगभग एक वीक के लिए, जैसे कि मान लो कि पूरा का पूरा टाउन ही उनके हाथ में चला गया जैसे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें हजम नहीं हुई। वो तो सब देख रहे थे कि ये तो हमारे रूल के खिलाफ जा रहे हैं, सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने चालू कर दिया, सॉल्ट एक्ट ब्रेक कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश देख रहे थे, तो ब्रिटिश को ये चीज़ें हजम नहीं हुई। उनको भी पता चल गया कि अभी हमारे यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने है ना यहाँ पे गारवाल रेजिमेंट टू कैरी आउट द ओपन फायरिंग ऑन द ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया था। पूरा ओपन फायरिंग, जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड में हुआ था ना ओपन फायरिंग, वैसे यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को पूरा ओपन फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया था। बस वहाँ पे एक भला आदमी था चंद्र सिंह ठाकुर नाम का, वो गढ़वाल रेजिमेंट का वो ऑफिसर था। रेजिमेंट मीन्स हम लोग टुकड़ी बोलते हैं उसको, है ना। तो गढ़वाल रेजिमेंट का वो वहाँ पे ऑफिसर था, उन्होंने ओपन फायरिंग करने के लिए मना कर दिया। एंड ओपन फायरिंग के लिए अभी उन्होंने मना कर दिया। अभी ब्रिटिश के किसी भी चीज़ को कोई भी मना नहीं कर सकता है। अगर ब्रिटिश को कोई भी चीज़ के लिए मना कर देते तो उनका एक ही रूल है कि एक तो फांसी दे दो, नहीं तो पनिशमेंट दे दो। तो एज यूजल ब्रिटिश ने वही किया। ही वॉज द कोर्ट मैरिटेड एंड वॉज गिव हिम सो पनिशमेंट। तो उन्होंने क्या किया कि उनको निकाल दिया, जो यहाँ पे चंद्र सिंह ठाकुर थे ना उनको निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने ओपन फायरिंग के लिए मना कर दिया था और उनको पनिशमेंट भी दी। तो फिर जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पे अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती जा रही है सत्याग्रह की वजह से, जो महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया उसकी वजह से भी काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती जा रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ध्यान में आ चुका था। देन इसीलिए उन्होंने क्या किया कि वैसे जैसे उनके ध्यान में आ गया कि अभी हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। अभी सत्याग्रह इनको पता चल गया कि अभी सत्याग्रह चलाने वाले कोई
तो जैसे 4 मई 1930 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो सप्रेसिव मेजर्स वेर अंडरटेकन ऑल ओवर द कंट्री, देर वॉज प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री ड्यू टू द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी। तो उनको अरेस्ट करने की वजह से इनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी के लोगों ने ना पूरा कंट्री में यहाँ पे स्ट्राइक किया था, प्रोटेस्ट किया था, बिकॉज यहाँ पे महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था इसीलिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोलापुर सत्याग्रह। अभी सोलापुर सत्याग्रह में क्या हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोलापुर सत्याग्रह में ना कुछ वर्कर्स थे, वो खुश नहीं थे, वो हैप्पी नहीं थे उनके सिस्टम से। तो यहाँ पे जो कुछ मिल वर्कर थे ना, वो ना सोलापुर सत्याग्रह में वो लोग सामने आए एंड उन्होंने क्या किया कि 6 मई 1930 में हड़ताल किया। उन्होंने सोलापुर में हड़ताल किया एंड उस हड़ताल में उन्होंने क्या किया कि ह्यूज प्रोसेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सोलापुर। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गेव ऑर्डर ऑफ फायरिंग ऑन द प्रोसेशन। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे प्रोसेशन किया एंड प्रोसेशन करने के बाद वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था ना, उन्होंने यहाँ पे वापस से ऑर्डर दे दिया कि अभी इसको क्या करना है कि फायरिंग करना है, ऐसा उन्होंने ऑर्डर दे दिया था। एंड उसके बाद बहुत सारे जो उन्होंने फायरिंग का तो ऑर्डर दे दिया था एंड ये फायरिंग में क्या हुआ कि बहुत सारे जो वॉल्टियर्स हैं ना, अच्छे अच्छे वॉल्टियर्स जैसे शंकर शिवदारे, तो ये फायरिंग में इनका डेथ हो गया, ये मारे गए। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए कि ये क्या बात हुई कि अगर हम लोग किसी चीज़ को लेकर सत्याग्रह करते हैं, हम लोग शांति से सत्याग्रह कर रहे हैं, बिना वायलेंस से सत्याग्रह कर रहे हैं, किसी को बिना तकलीफ दिए, तो इसका मतलब आप हम लोगों के ऊपर फायरिंग करोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उन्होंने फायरिंग किया, तो फायरिंग की वजह से यहाँ पे अच्छे अच्छे वॉल्टियर्स यहाँ पे मारे गए, इसलिए आम आदमियों को लोगों को गुस्सा आ गया एंड गुस्से की वजह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे वहाँ पे लोगों ने अटैक कर लिया। जो भी पुलिस स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन थे, कोर्ट्स थे, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, यहाँ पे लोगों ने अटैक कर लिया। एंड लोगों ने अटैक कर लेने के बाद उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दिया। मार्शल लॉ को डिक्लेयर कर दिया एंड द एजिटेशन वाज सप्रेस्ड। मार्शल लॉ मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई भी दिखे तो उसको पनिश करना है। पहले के टाइम में ब्रिटिश लोगों को क्या था कि ब्रिटिश का ही गवर्नमेंट था, ब्रिटिश की ही चलती थी, हमारी तो कुछ चलती नहीं थी। तो उनको ये राइट था कि कोई भी दिखे तो उसको कभी भी शूट करना है, मारना है, किसी को भी वो पनिश कर सकते थे, तो उनके हाथ में था। तो यहाँ पे भी ब्रिटिश ने वैसे ही किया कि यहाँ पे मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, मीन्स कोई भी अगर दिखो तो उसको पनिश करना है, ऐसा लॉ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। एंड बाद में वहाँ पे क्या हुआ कि जो मलप्पा, धनशेट्टी, श्री कृष्ण सरदार, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे है ना, ये इनको फांसी हो गई। एज यूजल ब्रिटिश क्या करते थे कि इनको फांसी पे चढ़ा दिया। तो यहाँ पे बच्चे लोग आगे का जो टॉपिक है ना, हम लोग लेक्चर 2 में कवर करेंगे, तो आपको लेक्चर 2 देखने के लिए मेरे साथ बने रहे आगे लेक्चर 2 तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।